हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, मैं फॉलो कर रही हूँ स्टैंडर्ड 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक। अगर आपके पास वो बुक है तो आप रेफ़र कर सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ मैं बोर्ड पर लिखती हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बुक नहीं है। बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल इफ़ यू हैव इट, अगर आपके पास है तो यू कैन रेफर इट। नो, इसीलिए मैंने जस्ट बताया कि मैं कौन सा बुक रेफ़र कर रही हूँ। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 की बुक है तो आप वो ओपन करके देख सकते हो। जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैं वहीं से लेती हूँ, और इन केस आपके पास नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, यू कैन रेफर माई वीडियो एंड स्टडी दिस चैप्टर। अब देखिए, मैंने इसके पहले एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का इंट्रोडक्शन एंड सोल्यूशन करवाया हुआ है। तो वो जो बेसिक्स है वो आपने अगर देखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा है तो है ना, आज की वीडियो को देखने के पहले वो सब देख लो, बिकॉज हम लोग सीक्वेंशियली चलते हैं, है ना, सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। ठीक है, तो फिर हमें सब कुछ प्रॉपरली पूरा चैप्टर समझ में आता है। तो इसलिए अगर आपने वो देखा ना हो तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पहले। ठीक है, मैं बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज बता रही हूँ। जिनके पास बुक है उनको ये समझना है कि एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन है। अगर बुक नहीं है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एवरीथिंग आप बस सिक्वेंशियली पढ़ते जाओ, जो टॉपिक्स मैं कवर करते जा रही हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो देखिए, अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया वो ये था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियोस में जो मैंने कवर किया इस चैप्टर में वो ये कवर किया कि ग्राफिकली लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनका आप सोल्यूशन ग्राफिकली कैसे निकालते हो। राइट, ये मैंने सिखाया था आपको कि आप ग्राफिकली कैसे सोल्यूशन निकालोगे। दैट वाज द क्वेश्चन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू देखा, फिर है ना किस किस तरह के सोल्यूशंस आते हैं हमने सब देखा। राइट, कैसे यूनिक सोल्यूशन आता है, कैसे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ जाता है, कैसे नो सोल्यूशन आता है, एवरीथिंग मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है थ्रू सो मेनी एग्जाम्पल्स। राइट, तो अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए होता क्या है कि ठीक है, ग्राफिकली आप सॉल्व कर लेते हो इक्वेशंस को और ग्राफ के थ्रू आपको सोल्यूशंस पता भी चल जाता है, बट एट टाइम्स होता ऐसा है कि हमेशा ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना ना कन्वीनियंट नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताती हूँ, क्योंकि कई बार ना जो आंसर्स होते हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं वो नॉन इंटीग्रल होते हैं। नॉन इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीजर्स ऑलवेज नहीं आता आंसर। हाँ, इंटीजर्स समझते हो ना आप, इंटीजर्स क्या होता है बताइए। इंटीजर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव -1, -2 एंड सो ऑन, है ना। तो ये इसको कहते हैं इंटीजर्स, है ना। सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव, जीरो, और बीच वाले नहीं, फ्रैक्शंस जो होते हैं इसके बीच में फ्रैक्शनल नंबर्स, है ना, वो सब इंटीजर्स नहीं होता। तो ये सारे इंटीजर्स है। तो इंटीजर के अलावा इंटीजर्स को तो रीड करना ग्राफ पेपर पे ऑलमोस्ट फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नॉन इंटीजर्स आ गया ना, जैसे जैसे मान लो √3 एक आंसर आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया √3, 4, ऐसा कुछ आ गया कोऑर्डिनेट, तो ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो गया ना। तो ऐसे वैल्यूज़ को ना ग्राफ पेपर के ऊपर रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, एंड इनफैक्ट डिफ़िकल्ट ही नहीं, मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो रहेगा 4/3, 2/7, ऐसा कुछ रहेगा मान लो। हाँ, ऐसा कुछ आपको सोल्यूशंस मिला। अब इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। जब आप ग्राफिकल सोल्यूशन निकालोगे तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। अब वहाँ प्लॉटिंग करने के वक्त ना प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस क्या, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर सो मच, यू नो, मतलब मिस्टेक्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं वहाँ पे, गलतियाँ हो सकती है आपसे। तो इसी वजह से केवल ग्राफिकल मेथड ना कन्वीनियंट नहीं रहता। ठीक है, वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हमारे पास सिर्फ ग्राफिकल मेथड के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अलजेब्रिक मेथड भी पता होना चाहिए। अलजेब्रिक मेथड भी होता है जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो वो अलजेब्रिक मेथड अब मैं सिखाऊंगी आगे के लेक्चर्स में। आई बात समझ में। हमने अभी तक ग्राफिकल मेथड सीखा था, और ग्राफिकल मेथड का क्या ड्रॉबैक है वो मैंने आपको बताया कि भाई उसमें नॉन इंटीग्रल जब वैल्यूज़ आ जाते हैं तो अब डेसिमल वाले वैल्यूज़ आ गए, मतलब 1-1.234 ऐसा कुछ वैल्यू आ गया। हाँ, 6.98, हाँ 2 ऐसा कुछ। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को एकदम प्रिसाइजली उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर दिखाना थोड़ा मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं बहुत। तो इन सब तरह के वैल्यूज़ को चूँकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें अलजेब्रिक मेथड भी सिखाया गया है।
तो वही एल्जेब्रिक मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, अब एल्जेब्रिक मेथड की जो मैं बात कर रही हूँ ना, बहुत सारे एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारा होता है। तो एक एक करके ऑल्टरनेट मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम लोग मतलब एक एक करके सब समझेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट मेथड सीखने वाले हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक मेथड यूज़ करके, एक एल्जेब्रिक मेथड को यूज़ करके फाइंड करूँगी सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने, प्रीवियस वीडियोस में मतलब, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही सोल्यूशन निकाला था, लेकिन ग्राफिकली निकाला था। अब हम लोग एल्जेब्रिकली निकालेंगे, और एल्जेब्रिकली देयर आर सो मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए, तो अब हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए, अब एक मिनट, आपको पूरा दिख नहीं रहा ना कैमरा, ठीक से मुझे एडजस्ट करने दो, एक मिनट। यस, नाउ इट इज़ ओके। यस, ओके, देखिए, तो फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये किस चीज़ के लिए मेथड है? ये एल्जेब्रिकली हम लोग सोल्यूशन निकालने वाले लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं आपको समझा रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, अब मैंने कहा जिनके पास स्टैंडर्ड 10 NCERT का बुक है वो बुक को ओपन करके रेफ़र कर सकते हो। मैंने बुक से एग्जाम्पल नंबर 7 लिया है। जिनके पास बुक नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बस बोर्ड पर देखो, समझो, मैंने सब कुछ लिख रखा है। देखिए, तो ये क्वेश्चन देखो आप, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ये मेथड सिखा रही हूँ आपको। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मान लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात नहीं होती, हाँ, अब मैं सीधा सीधा बोलती सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपको आता है ना कि ग्राफिकली आप कैसे सोल्यूशन निकालते हो, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। तो ग्राफिकली भी ये सॉल्व हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पता है तो गुड, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हो कि ग्राफिकली अपन कैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन आज हम ग्राफिकली नहीं सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, है ना? एल्जेब्रिकल सोल्यूशन अपन सीख रहे हैं कि कैसे सोल्यूशन निकालेंगे एल्जेब्रिकली। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट? चलिए, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैं सिखा रही हूँ उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अब समझने हैं। देखिए, सोल्यूशन, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो दो इक्वेशंस दी है ना, ये आप आपके सोल्यूशन में लिखोगे और उसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐसे मान लोगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। तो है 7x - 15y = 2, इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। एंड सेकेंड इज x + 2y = 3, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हो गया। ठीक है, ध्यान देना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आप लिखोगे स्टेप 1। लिखो, नहीं भी लिखते हो ना तो भी चलता है, बट मुझे तो आपको स्टेप वाइज समझाना पड़ेगा बेसिकली करना क्या क्या है ना? अब देखिए, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लोगे, मेरी बात ध्यान से समझना। आप दोनों में से, मैं यहाँ पे स्टेप लिख देती हूँ, वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन, मतलब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आपको लेना है, आइदर ऑफ द इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप पिक करते हो अपने से, हाँ, एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये आपको एग्जाम में सोल्यूशन में लिखना नहीं है बच्चों, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। ये स्टेप्स आपको लिखना नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको आंसर में नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना सोल्यूशन में। ठीक है, ये बस समझाने के लिए है आपको अभी। हाँ, हर बार मैं लिखने वाली भी नहीं हूँ, बट अभी आपको समझाना है मुझे, मैंने स्टार्ट किया है इस मेथड को, इसलिए मैं लिख रही हूँ। वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन अपन पिक करने वाले हैं, एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, अदर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कोई भी एक पिक करेंगे, तो मैं इसको पिक कर लेती हूँ, सेकंड वाला, ऊपर वाले से थोड़ा छोटा लग रहा है ना वो देखने में, सेकंड वाला इक्वेशन, तो उसको अपन पिक कर लेते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इक्वेशन 2 को पिक कर लेंगे, तो कर लिया पिक मैंने, x + 2y = 3। अब यहाँ मैंने बोला कि राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ इस फर्स्ट वेरिएबल x = 3 - 2y। समझ में आया? एक सिंगल वेरिएबल को LHS में रख के बाकी सारी चीज़ों को RHS में, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। तो इस तरह से मैंने सेकंड वाले इक्वेशन को मैंने ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, अब
अब ये जो इक्वेशन मुझे मिला इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या किया, दोनों में से अपने मन से कोई भी, अब यहाँ मान लो कोई बच्चा ये वाला इक्वेशन ना पिक करके ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख दे तो भी चलेगा। इस इक्वेशन में से फिर उसमें भी एक सिंगल वेरिएबल आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा और बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन से किया, एक्स को मैंने LHS में रखा, बाकी सारी चीज़ों को मैंने RHS में रखा, ठीक है, हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब स्टेप नंबर 2 होता है कि सब्स्टिट्यूट, ध्यान दीजिए ये जो x की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ये जो मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली ना, जो इक्वेशन नंबर 3 मैंने माना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी। ध्यान देना एक चीज़ पे, हमने सेकेंड इक्वेशन से इस थर्ड इक्वेशन लाया ना, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके लाया, तो अब सेकेंड इक्वेशन से मैंने ये लाया है, तो ये जो वैल्यू मैं पुट करूँगी ये मैं सेकेंड में तो पुट नहीं कर सकती क्योंकि सेकेंड से ही मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मैं इसको फर्स्ट में पुट करूँगी। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब क्या होगा, इक्वेशन 1 में मुझे ये चीज़ पुट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 7, x क्या है 3 - 2y। यहाँ पे देखो आप क्या है, x है ना, तो x की जगह पर मैं ये पुट करूँगी, क्या 3 - 2y, हाँ ठीक है। अब माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 15y = 2, है ना, सिंपल। मैंने क्या किया, x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो, 21 - 14y - 15y = 2, सो 21 - 29y = 2, सो 21 - 2 = 29y, है ना। तो कितना हो जाएगा, 19 = 29y, है ना। सो दिस इम्प्लाइज y = 19/29। ये मुझे वैल्यू मिला y का, ठीक है। y की वैल्यू मुझे मिली 19/29। आपको पूरा दिख रहा है ना, कुछ हाइड तो नहीं हो रहा कैमरे में, नहीं सब दिख रहा है ना। 19/39 इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब ये जो y की वैल्यू है मुझे मिल गई। मुझे एक्चुअली में क्वेश्चन था सॉल्व करना, मतलब x और y की तो वैल्यू निकालनी थी, y निकल चुका, अब x भी तो निकालना है। अब आप बोलोगे y तो निकल गया, x नहीं निकला अभी तक, तो आप क्या करोगे, आप देखो आपने ये सॉल्व करके निकाला है ऑलरेडी, तो अब आप इस y की जो वैल्यू है ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को आप पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अब इसके बाद यहाँ के बाद आप यहाँ लिखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट करूँ, आप किसी में भी पुट कर सकते हो बच्चों, हाँ। मैं इक्वेशन 3 उसको मैंने 1 में पुट किया था ना, वैल्यू ऑफ x मैंने 1 में पुट किया था, तो y की वैल्यू ना मैं 3 में पुट कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा आप 2 में भी पुट कर सकते हो, हाँ। 1 में पुट किया तो इसमें ये वैल्यू y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 किसी में भी कर सकते हो, मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया। तो अब मैं बोलूँगी x = 3 - 2, है ना, ये चीज़ x = 3 - 2, y की वैल्यू क्या है 19/29 इंटू 19/29, है ना, आप समझे ना। 2y तो 2 × y, तो 2 × 19/29, सो x = 3 माइनस, हाँ, तो 38/29, सो x = 29 27 2 6 to 8 माइनस 38, तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं, है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। 17 - 8 क्या होता है, 9 होता है, देन यू हैव 7 - 3 is 4, सो 49/29 इज़ द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई या नहीं, मिल गई ना। सो आप यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या सॉल्यूशन मिला बच्चों, x = 49/29 एंड y = 19/29। आपने देखा, बहुत सिंपल है। मैं एक बार फटाफट आपको जस्ट रिवाइज करवाते हुए मैंने किया क्या। सबसे पहली चीज़ फर्स्ट स्टेप में, पहले तो वो जो इक्वेशंस 2 दिए थे मैंने इक्वेशन 1 और 2 मान लिया। अब फर्स्ट स्टेप में मैंने दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पिक किया और एक वेरिएबल के टर्म में बाकी सब लिख दिया, मतलब LHS में एक वेरिएबल और बाकी सारी चीज़ें RHS में। उसके बाद ये जो मैंने निकाला इस चीज़ को मैं दोनों में, चूँकि जिस इक्वेशन से मैंने ये डिराइव किया है वो इक्वेशन छोड़ दूँगी,
वो चीज़ मैं दूसरे वाले इक्वेशन में डालूंगी। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 में डाला क्योंकि ये चीज़ मैंने इक्वेशन 2 से निकाला था, तो अब इक्वेशन 2 में वापस इस चीज़ को तो नहीं डाल सकती हो ना, तो अब इस चीज़ को मैंने इक्वेशन 1 में डाल दिया ना, तो मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। जैसे ही मुझे वो वैल्यू मिला, अब इस वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में डालकर एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 3 में डाला और एक्स की वैल्यू, तो फाइनली मैंने लिखा मेरा सोल्यूशन एक्स की वैल्यू ये, वाई की ये। आई बात समझे? सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब आप इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा हो कि क्या वाकई ये इसका सोल्यूशन है, तो आप इस वैल्यू को, एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना, रफ में आप इस वैल्यू को ना कोई भी एक इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में आप पुट करके वेरीफाई कर सकते हो LHS RHS इक्वल है या नहीं है। अगर LHS RHS इक्वल है मतलब येस दिस वैल्यू इफ इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सेटिस्फाइज मैंने सिखाया है ग्राफिकल सोल्यूशन निकालते वक्त, है ना, प्रीवियस वीडियो से। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई मतलब ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS RHS इक्वल आएगा। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को मान लो इक्वेशन 1 में पुट करते हो, है ना, एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू हमने निकाली है, तो एक्स और वाई में की जगह पे अगर आपने वो वैल्यूज़ पुट किया और LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब येस आपका सोल्यूशन सही है क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सेम अगर उस चीज़ को आपने सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट किया तब भी LHS RHS सेम आना ही चाहिए। आ रहा है इसका मतलब ये वैल्यूज़ आपने सही निकाला है एंड दीज वैल्यूज़ आर सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में ना, वो बोलते हैं वेरीफाई करो, वेरीफाई, हाँ, मतलब अभी तो क्वेश्चन क्या था कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, अब इसके आगे ना वो क्या ऐड करेंगे मालूम है, एंड वेरीफाई इट, वेरीफाई द सोल्यूशन। तो वेरीफाई करने का क्या मतलब है? वेरीफाई जब वो बोलेंगे तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक लिखना पड़ेगा यहाँ पे वेरिफिकेशन। हाँ, ये इतना होने के बाद आप लिखोगे वेरिफिकेशन और पुट एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1। उसके एक्स और वाई की जगह वैल्यूज पुट करो, LHS इक्वल टू RHS देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है यस इट इज़ वेरीफाइड। समझ में आया? अगर वेरिफिकेशन आया तो ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो गलत है या सही, तो आप उस वैल्यूज़ को किसी एक इक्वेशन में पुट करो और चेक कर लो LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन का तरीका था, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको इरेज करूँगी। अब इसको इरेज करने के बाद मैं आपको ना बेसिकली स्टेप्स पहले बता देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं, मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी कि क्या क्या स्टेप्स हमने जो स्टेप्स किया आपने समझ लिया, राइट। अब इसी चीज़ को मैं एक बार लिख दूँगी आपके लिए, सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। ओके, अब आगे और भी एग्जाम्पल्स देखने के पहले आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया ना कि कैसे आप दो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मानोगे, फिर एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल लिखते हो, है ना। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्लियरली समझने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, अब ध्यान दीजिए ज़रा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे अपने को यही चीज़ यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। अभी हमने किया था ये, राइट। इसके जस्ट एग्जांपल नंबर 7 में मैंने करके आपको दिखाया कि आप क्या करते हो कि 2 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, y इक्वल टू पूरा बाकी का सारा पार्ट RHS में और LHS में आपने y इक्वल टू समथिंग ऐसा आपने निकाल दिया एक इक्वेशन से, और फिर किसी भी एक इक्वेशन एज पर कन्वीनियंस, वो रूल नहीं होता कि y इक्वल टू ही करना चाहिए, आप किसी भी इक्वेशन से x इक्वल टू समथिंग या y इक्वल टू समथिंग ऐसा करके ले सकते हो। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y। अब ये जो वैल्यू अपन क्या करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हमने अभी भी किया एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो इस वैल्यू को आप पुट करते हो दूसरे इक्वेशन में, और उस इक्वेशन को आप क्या करते हो, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना देते हो। नहीं, आप जब एक इक्वेशन से y इक्वल टू समथिंग निकाला और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट किया, तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें से भी वो दोनों मिलके क्या हुआ, जो अपने को मिला उसमें एक सिंगल ही वेरिएबल रह जाता है, रहता है ना। आप एग्जाम्पल 7 रेफर करके देख सकते हो। अभी मान लो आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब आपने इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन से आपने निकाला y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इससे में निकाला। हाँ, अब ये y इक्वल टू 3 माइनस एक्स जब आप इस सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस वाई की जगह पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स, है ना। 2x प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है 2x माइनस एक्स क्या होता है, x प्लस 3 इक्वल टू 7। तो ये जो
इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो गया, क्योंकि हमने इस इक्वेशन से y निकाला, इसमें पुट किया। जब पुट किया तो ये x भी गायब हो गया ना, x की जगह सॉरी y का वैल्यू हमने y की जगह पे पुट किया, तो अब सिर्फ y गायब हो गया यहाँ से, अब सिर्फ x ही बच गया। तो ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि आप जो वैल्यू को पुट करते हो तो आप रिड्यूस करके उसको क्या बना देते हो, उसको आप बना देते हो इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x। देखो, इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x, एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में है। तो ये होने के बाद कई बार क्या होता है, अब आप ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर तो ये इक्वेशन ही रह गया, लेकिन ना समटाइम्स कई बार ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि यू कैन गेट स्टेटमेंट्स विथ नो वेरिएबल। मतलब आप जब यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, तो पता क्या चलेगा ना, आप जैसे ही पुट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पुट किया y की वैल्यू y = 3 - x मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, तो क्या हुआ कि ये वेरिएबल रह गया। लेकिन कई एक बार ऐसा हो जाता है कि आप डालते हो जैसे ही, तो आपको दिखेगा कि अरे वेरिएबल ही गायब हो गया। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि +x - x ऐसा कुछ तो आ जाएगा। मान लो कुछ इस तरह से कि भाई y = 7 - x, हाँ ये हो गया y = कितना 3 - x। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, ध्यान दो ना, ये वाली y की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो x + 3 - x। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, हाँ ये +x - x तो कैंसिल हो गया ना, बचा क्या 3 = 7। इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नहीं रहा ये अब, तो आप x की वैल्यू निकाल पाओगे? x तो कैंसिल हो गया, वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ऐसे केसेस होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कई बार आपको स्टेटमेंट्स मिल जाता है विथ नो वेरिएबल। जैसे यहाँ मुझे स्टेटमेंट मिला, कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। तो अगर ऐसा हुआ ना, अगर ऐसा हुआ तो दो कंडीशंस होता है। इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू मतलब ये करेक्ट है। अब 3 = 7 LHS = RHS अगर हुआ तो वो ट्रू है। अब 3 = 7 ट्रू है क्या? 3 और 7 इक्वल होता है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। पर अगर यहाँ 3 = 3 हो जाता, या 7 = 7 हो जाता, या कोई और नंबर होता, इक्वल आता दोनों, तो अगर ट्रू होता तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। हम एक्स वाई निकालते ही नहीं, हम सीधा सीधा बोल देते कि चूंकि मेरा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो मेरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। आया समझ में? लेकिन इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा, जो यहाँ हो रहा है 3 = 7 फॉल्स है, ये 3 और 7 इक्वल नहीं होता, तो अगर ये फॉल्स आएगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सीधा सीधा बोलोगे इट इज इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दे हैव नो सोल्यूशन। आई बात समझ में? ग्राफिकली जब आप लोग सॉल्व करते थे तो दो इक्वेशन का देखते थे ना कि ग्राफ कैसा बन रहा है, एक के ऊपर एक आया तो आप कहते थे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। अगर एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे क्रॉस कर रहा था हम कहते थे एक सोल्यूशन होगा, और अगर पैरेलल लाइंस आ जाता था तो देयर इज नो सोल्यूशन। उसी तरह से अगर आप सॉल्व कर रहे हो और स्टेटमेंट कुछ इस तरह का मिल गया और वो ट्रू नहीं है, जो यहाँ नहीं आ रहा है देखो, तो आप बोलोगे इट हैज़ नो सोल्यूशन। इसका एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं। सीधा बोल दोगे स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो दे हैव नो सोल्यूशन। अगर यहाँ पे अगर कुछ केसेस जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, अगर यहाँ 3 = 3 आ जाता, अगर, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है। अगर ट्रू आ गया तो आप बोलोगे इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। ठीक है, चलिए, तो यही बात मुझे आपको समझानी थी, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये मैं अब आपको आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू और बताऊंगी। हाँ, तो अगर आपको ये नोट करना है तो अच्छा रहेगा, आप नोट कर लो। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कुछ है नहीं, बस एक इक्वेशन को इन वन इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल मुझे लिखना होता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए करना ही करना है। पर ये सेकंड वाली बात जो है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ट्रू है तो ये, अब ये चीज़ मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी, सो प्लीज़ नोट इट डाउन ना, इसको आप नोट कर लो, अच्छा रहेगा। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, अगर आपके पास NCERT बुक है तो आप एग्जाम्पल नंबर 8 देख सकते हो, नहीं है तो आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चंस मैंने करवाया था, ग्राफिकल मेथड से भी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो ये क्वेश्चन ना मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको ऑलरेडी करवाया था। आज हम लोग सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो इसमें क्या है कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले, है ना, 7 years ago मैं तुमसे 7 times बड़ा था, और 3 years from now, और अभी से 3 साल के बाद मैं 3
टाइम्स तुमसे बड़ा रहूँगा अभी से 3 साल के बाद। तो सॉल्व दिस मेथड ऑफ बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व दिस एंड फाइंड द एजेस। आपको एजेस निकालना है। सेम क्वेश्चन हमने ग्राफिकल मेथड से किया था। तो चलिए सोल्यूशन, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट एक्स एंड वाई, हाँ इन ईयर्स, ईयर्स में हमने माना कि भाई लेट एक्स एंड वाई बी द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। ठीक है, एक्स और वाई हमने एजेस मान लिया, आफ्ताब और उसकी बेटी का, हाँ रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि एक्स आफ्ताब के लिए और वाई, है ना, पहले मैंने एक्स लिखा है तो वो आफ्ताब के लिए और वाई उसकी बेटी के लिए। तो रिस्पेक्टिवली से इतना क्लियर हो जाता है कि एक्स मैंने फर्स्ट वाले के लिए रखा है, वाई मैंने सेकेंड वाले के लिए रखा है। अगर डायरेक्ट रिस्पेक्टिवली नहीं लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आता कि एक्स किसके लिए, वाई किसके लिए। ठीक है, बस यही बात होती है। तो ये लिख दिया मैंने। अब ये तो हो गया, लेट एक्स एंड वाई बी द एजेस, और एजेस को हमने किस में लिया, ईयर्स में, है ना। ईयर्स में हमने कहा कि लेट एक्स एंड वाई बी द एजेस। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन पहले फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 7 years पहले आई वॉज 7 times, आई कौन है, आफ्ताब, आफ्ताब को हमने एक्स माना है। तो आई वॉज मतलब आफ्ताब जो है, वॉज मतलब इक्वल टू, लेकिन 7 साल पहले की बात है तो x माइनस 7। ठीक है, आई वॉज 7 times यानी 7 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम्हारे से 7 times ज़्यादा, मतलब y माइनस 7 का 7 times। ठीक है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यानी कि आई मतलब आफ्ताब, वॉज मतलब इक्वल टू 7 times, है ना, 7 times of 7 मल्टीप्लाई एज यू वर देन। तो यू मतलब उसकी बेटी, 7 साल पहले तो -7 करना ही होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। सो यू कैन राइट x माइनस 7y प्लस, है ना, 49 इधर आएगा तो प्लस 49 माइनस 7 प्लस 42 इक्वल टू 0, ए प्लस बी, है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये फॉर्म है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा उन्होंने कहा है कि आई शैल बी 3 times। अब दूसरा जो इक्वेशन बने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन आई शैल बी 3 times, आई शैल बी, आई फिर कौन है, आफ्ताब ही तो है। अब सेकेंड कंडीशन जो है, सेकेंड कंडीशन क्या है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कब, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, यानी कि x प्लस 3। आई शैल बी की जगह इक्वल टू 3 times, 3 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना तुम रहोगी उससे 3 गुना ज़्यादा। तो तुम कितनी रहोगी, तुम क्या मतलब उसकी बेटी यानी वाई। अब 3 साल बाद की बात हो रही है तो प्लस 3 तो यहाँ भी लगेगा। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अपन। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, है ना। तो x माइनस 3y, ये 9 इधर आएगा तो बनेगा -9, -9 प्लस 3 -6 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन मुझे मिल गया। ये 2 इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको ग्राफिकल मेथड करते वक्त भी बताया था, है ना, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, 2 इक्वेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये 2 इक्वेशन अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो। इसको आप नोट करो बिकॉज मैं इसको इरेज करती हूँ, सिर्फ वो दोनों इक्वेशन मुझे ज़रूरत है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने वाली हूँ। हाँ, ये तो मैंने जनरल ये चीज़ बताई। अब ये दोनों इक्वेशन को अपन यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो आप फटाफट इसको नोट करो, मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए, तो ये 2 इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा, अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन का एक 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल आप निकालो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, फ्रॉम इक्वेशन टू सेकेंड वाले इक्वेशन को मैंने पिक किया। अब इससे ये क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। तो ये हो गया x इक्वल टू 3y प्लस 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हाँ, अब क्या करूँगी मैं, इस इक्वेशन को, ये मैंने इससे निकाला है ना सेकेंड वाले से, अब मैं इसको क्या करूँगी, इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट करूँगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समझा ना। इक्वेशन 2 में क्यों पुट नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि 2 से ही तो ये निकाल रही हूँ, तो ये फर्स्ट में ही पुट करना होगा ना।
ठीक है। अब चलिए, अब x माइनस 7y, अब x माइनस 7y नहीं, x की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, सो इट इज़ 3y प्लस 6, तो मैं लिखूँगी 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. So let's find the value. 3y minus 7y is how much? Minus 4y plus 48 equal to 0. So you have minus 4y इधर जाएगा तो plus 4y हो जाएगा, right? So 4y equal to 48. So you have y equal to 48 upon 4. So 1 and 2, right? है ना? So therefore y की वैल्यू मेरे को मिली 12. y मेरे को 12 मिला, right? अब ये y की वैल्यू तो मिल गई, अब क्या होती है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हमें x और y दोनों चाहिए, y निकल गया, अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, राइट? दिस इज व्हाट वी डू, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे, आफ्टर दिस विल राइट हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2 पुट कर दूँ मैं, हाँ, क्योंकि देखिए अभी मैं ये जो मैंने निकाला ये मैंने इक्वेशन 2 से निकाला, फिर हमें y की वैल्यू मिली। अब ये जो y की वैल्यू है ना, इसको आप दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। चलो मैं आपको फर्स्ट में पुट करके दिखाती हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में भी पुट करोगे तो आपको सेम ही आंसर मिलना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x माइनस क्या है, x माइनस 7y, तो 7y की जगह पे 12, 7 इंटू 12 प्लस 42 इक्वल टू 0. So x minus 12 7 जा 84 plus 42 equal to 0. So x minus 84 plus 42 यानी माइनस बड़े नंबर का साइन नेगेटिव आएगा एंड 4 minus 2 इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आ गई 42, x की वैल्यू आ गई 42. तो देयरफॉर x इक्वल टू 42 एंड y इक्वल टू कितना आया था मेरे को 12. तो x अपन ने क्या लिया था, एक्स अपन ने लिया था, लेट द एज ऑफ आफ्ताब भी एक्स एंड उसकी डॉटर का वाई लिया था हमने, है ना। सो देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड दिस. तो एजेस ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इज 42 years एंड हिज डॉटर का एज क्या है बच्चों 12 years, है ना, इजी है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, राइट। हमने दो इक्वेशन फॉर्म किया, एक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से, तो मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, उसको दूसरे वाले जो इक्वेशन था मतलब फर्स्ट वाला उसमें पुट किया, y की वैल्यू आई, y की वैल्यू हमने दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, आपको x की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। तो x और y आ गया, तो यू कैन नोट इट डाउन। अगर आप चाहो वेरीफाई, अगर क्वेश्चन में आया नहीं है वेरीफाई करने के लिए, अगर आता है कि वेरीफाई कीजिए आपने जो निकाला वो सही है गलत, वेरीफाई इट, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और आपका LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप x और y की वैल्यू किसी फर्स्ट इक्वेशन में मान लो। अब इसमें x की वैल्यू आएगी 42 माइनस 7 इंटू 12 प्लस 42, ऐसा करके आप देखो LHS भी 0 RHS भी 0 अगर आ गया तो योर आंसर इज करेक्ट, यू कैन वेरीफाई इट लाइक दैट, ठीक है। चलिए पॉज करके आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 NCERT बुक का, अदरवाइज आप यहाँ पे देखो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैं ना अभी जैसे 3.3 का इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, फिर इसके बाद सोल्यूशन करने वक्त हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आगे भी करेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखोगे तो क्या है कि वीडियोज़ जैसे जैसे मैं अपलोड करती जाती हूँ, रेगुलरली ही मैं अपलोड करती हूँ, तो आपको बेल आइकन प्रेस करके रखो, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो आप है ना आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसके बाद ये वाला वीडियो किधर है, इसके बाद ये, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर सब्सक्राइब्ड रहेगा तो आपको सारे वीडियोस दिखते हैं, ठीक है। ये बात अगर आप में से किसी को पता ना हो तो उसके लिए है कि अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को रखो, सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगी आपको फटाफट नोटिफिकेशन आता है और वो सब सारे वीडियोस आप एक साथ देख सकते हो। सब्सक्राइब मतलब नीचे सब्सक्रिप्शन आपको पता चलता है कि कौन सा चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा है ना, वो आपको दिखता है, एंड देन ऑल द वीडियोज़ कम, पूरा सिक्वेंशली आपको पूरे वीडियोज़ दिखते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरा वीडियो, है ना। तो दैट इज़ वन थिंग, क्योंकि रोज़ मैं मतलब रेगुलरली, समझो मैं कभी कभी नहीं करती हूँ, कभी करती हूँ, बट रेगुलरली मैं अपलोड करती रहती हूँ। आई बस मुझे ऐसे नहीं होता कि रोज़ ही होता है, कभी कभी एक दो दिन का गैप हो जाता है, ठीक है, बट रेगुलरली मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। तो क्या है कि आपको वीडियोज़ मिलते जाएंगे, गॉट इट। सो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ठीक है। चलिए देखिए, अब द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. तो कुछ नहीं, आप बोलोगे लेट द कॉस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते वक्त किया था, है ना।
लेकिन आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेके। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी ₹X एंड ईच कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी ₹Y। आपने ये मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में AC ऐसे लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है प्रॉपर्ली। 2 पेंसिल का कॉस्ट और 3 इरेजर यानी 2X + 3Y = 9 फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा कंडीशन है 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स, तो 4X और 6 इरेजर 6Y = कितना, 18 रुपया, 18 रुपीज़। 2 इक्वेशन आपको मिल गया। अब उन्होंने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। तो ग्राफिकली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको पता है कैसे करना है ग्राफिकली, एंड टेबल बनाना होता है, देन यू प्लॉट इट इन द ग्राफ। लेकिन चूंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पिक करेंगे, कोई एक इक्वेशन को पिक करेंगे एंड उससे एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर निकालेंगे। तो लेट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इक्वेशन 1 को पिक कर रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कोई भी इक्वेशन पिक कर सकते हो, इक्वेशन 2 को भी पिक कर सकते हो, ठीक है। मैं 1 कर रही हूँ, वो छोटा दिख रहा है मेरे को, 2 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मुझे क्या दिख रहा है, 2X + 3Y = 9, है ना। अब आप क्या करोगे, कोई भी एक वेरिएबल के टर्म में दूसरा, तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी भाई 2X = होता है 9 - 3Y यहाँ पे, तो X हो जाएगा 9 - 3Y/2। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब ये चीज़ मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, है ना, राइट, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब क्या होगा, ये x को इसमें, तो 4x की जगह पे 9 - 3y/2 + 6y = 18। सॉल्व करना है फर्दर। देखो 2 2 जा 4, नाउ 2 9 जा 18 - 6y + 6y = 18, है ना। इसको इधर लेके चलो। अब -6y + 6y तो कैंसिल हो जाएगा, 18 = 18। यहाँ तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं। आप देखो, आपको दिख रहा है क्या कोई वेरिएबल यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था ना आपको। क्या एक्सप्लेन किया था कि ऐसा हो सकता है कि आपको किसी वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए। तो अगर आपको चेक करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अगर फॉल्स है तो नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे तो ट्रू है, 18 = 18, सही है ना, 18 इक्वल ही होता है। तो इसका क्या आंसर है बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। तो आप लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू है ना, ट्रू है या नहीं है ये बताइए आप पहले। हाँ ऑफ कोर्स ये ट्रू है, दोनों ट्रू, ये 18 = 18 ही तो होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो चूंकि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज़, है ना। y की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे x की वैल्यू को पुट करके, बट एक्चुअली में y कैंसिल ही हो गया। तो आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y। हमें y मिला नहीं, पर y की कोई भी वैल्यू होती तो भी ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y। हाँ, बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y हमें मिला नहीं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y, हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू y का नहीं मिला, ठीक है। अब चूंकि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला एज अ सोल्यूशन जैसा कोई y = समथिंग ऐसा मिला नहीं हमें, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हेंस द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आप बोलोगे हेंस इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 and 2 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट्स लिखने वाली बात है ना, ये स्टेटमेंट्स लिखने वाली जो बात है ना, ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को लगेगा अरे इतना सब क्या लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, so the equation 1 and 2 or so the given 2 equations have infinite many solutions। आप ऐसे भी लिख। अगर आपको ध्यान हो तो इस क्वेश्चन को जब हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था ना, तो कैसा ग्राफ आया था याद है, दोनों लाइन है ना, एक के ऊपर एक आया था। तो जब एक के ऊपर एक लाइन आया था तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई एक के ऊपर दूसरा,
एक लाइन है और उसके ऊपर दूसरा, तो एक दूसरे को हर पॉइंट पे वो टच कर रहा है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है, सो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो जाते थे, है ना। तो वो चीज़ हमने ग्राफिकली सीखा था, और वही चीज़ हम एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमें स्टेटमेंट आ जाता है। हाँ, अगर ट्रू आ गया तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, अगर ये फॉल्स आ जाता, अभी आएगा एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी, तो इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, आप इसको भी फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। देखिए ये क्वेश्चन है, हाँ ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, 2 रेल रिप्रेजेंट हो रहा है इन दोनों इक्वेशन से। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करना है कि भाई दोनों रेल एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ हो ना, ये एक रेल है, ये एक दूसरा रेल है, तो ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अब मैंने एक सिंगल सोल्यूशन बनाया, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस ना ही कर रहा हो, वो मुझे नहीं पता, पर 2 रेल है, दोनों कहाँ पर क्रॉस करेगा एक दूसरे को ये बताना है। क्या ये क्रॉस करेगा, अगर करेगा तो कौन से पॉइंट पे करेगा, यानी हमें सोल्यूशन निकालना है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एज जनरल आपको पता है कि लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन हमने ग्राफिकली भी किया था बच्चों, है ना। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ग्राफिकली ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, पर हमें आज सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके चेक करना है। तो फटाफट हम लोग दोनों इक्वेशन लिख देंगे, x + 2y - 4 = 0 एंड सेकेंड 2x + 4y - 12 = 0। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, मैंने कहा था एक इक्वेशन कोई भी अपने कन्वीनियंस से आप लेते हो और वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर लिखते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ, मैंने लिखा x = 4 - 2y, लिख सकते हैं ना आराम से, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में पुट करेंगे बच्चों, इन इक्वेशन, ये तो हमने फर्स्ट वाले से डिराइव किया, तो डेफिनेटली अब चूंकि हमने इससे डिराइव किया तो इसमें तो पुट नहीं कर सकते, इसी से डिराइव हुआ ये, तो ये वापस इसमें थोड़ी पुट करेंगे, इसको हम सेकंड में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो चलिए 2 है ना, x की जगह पे 4 - 2y + 4y - 12 = 0। सॉल्व करते हैं, 2 × 4 = 8, 4y + 4y - 12 = 0। -4y + 4y कैंसिल, सो यू गेट 8 - 12 इधर जाके +12 हो जाएगा, सो 8 = 12। अब इसी चीज़ को कि बच्चा ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, 8 - 12 होता है -4 = 0, ये भी सही है, पर क्या ये इक्वल सही है क्या, कोई इसको ऐसे सॉल्व कर सकता है या कोई इसको कैसे करेगा, 8 = 12 ऐसे भी कर सकता है, इट्स योर चॉइस। हाँ, 8 = -12 इधर ले गया तो +2, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऐसे नहीं है कि मैम ऐसा क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही केस में ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो मैं ये वाला कर रही हूँ, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, -4 = 0, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो मतलब क्या, इट हैज़ नो सोल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, जैसे ही रॉन्ग स्टेटमेंट आया आप यहाँ लिखोगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, अगर वो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए कितना सोल्यूशन होगा इसका, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होगा या नो सोल्यूशन होगा। बोथ द इक्वेशन 1 and 2 हैव नो सोल्यूशन। अब कोई सोल्यूशन नहीं आया, मतलब लाइंस किस तरह का आएगा, अगर आप ग्राफिकली बनाओगे तो पैरेलल आएगा, राइट। हमने ये किया था ये क्वेश्चन ग्राफिकली, है ना। हाँ, तो इक्वेशन का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, हैंस द इक्वेशंस हैव नो कॉमन सोल्यूशन, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है दोनों का। अब चूंकि दोनों को सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या ये रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सो द two rails do not cross each other, क्रॉस ही नहीं करेगा वो दोनों एक दूसरे को, पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे के, ठीक है, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा जहाँ एक भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलना है, ठीक है। आपको सीधा सीधा उन्होंने अगर सॉल्व बोला है ना, तो इतना नहीं भी लिखा तो भी चलता है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो दे हैव नो सोल्यूशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल रहेगा ही। हाँ, अगर वेरिएबल कैंसिल हो गया तो टेंशन लेने की बात नहीं, अगर इक्वेशन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। स्टेटमेंट फॉल्स है जो इस वाले क्वेश्चन में आया है, तो दे हैव
नो सोल्यूशन, दे हैव नो सोल्यूशन। बस इतना ही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन करवाऊंगी, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने बताया, अब इसी टॉपिक, इसी यही सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक, क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक ओनली, ठीक है। तो वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इट्स माय सजेशन, सब्सक्राइब इट सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा और वो भी मिलेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे वीडियोज़ दिखते हैं ठीक से, प्रॉपरली सिक्वेंशली नज़र आते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स दैट यू गिव, आई रियली फील वेरी हैप्पी, थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।